नमस्कार, साफ संदेश से मैं अनिल कौशिक। दोस्तों, हम हैं आज राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना के सुप्रीमो राष्ट्रीय अध्यक्ष सुखदेव सिंह शेखावत उर्फ गोगा मेडी के पास। तो आज उनका जन्मदिन है। सबसे पहले हम साफ संदेश व सुल्तान केसरी की टीम की तरफ से इनको बहुत बहुत बधाई देते हैं। बहुत बहुत बधाई व आपको साधुवाद सुखदेव जी। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय भवानी। तो आज आपका जन्मदिवस था और आपने आज अनाथ आश्रम में अपना जन्मदिवस मनाया, जबकि पूरे भारत की राजनीति आप करते हैं और संगठन का विस्तार जो है बहुत ज़बरदस्त तरीके से हुआ है। यहाँ मनाने का उद्देश्य क्या रहा? आज भादरा के अंदर अनाथालय में जो ये जन्मदिवस मनाया गया, उनको खाना खिला करके और ये करके, ये हमारे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं योगेंद्र सिंह जी कटार, तो राजस्थान प्रदेश अध्यक्ष भी हैं। उन्होंने एक घोषणा की थी कि जितने भी भारत के करणी सैनिक हैं वो सुखदेव सिंह गोगा मेडी के जन्म दिवस पर 12 जुलाई को पेड़ पौधे अपने अपने क्षेत्र में लगाएं, गायों को हरा चारा खिलवाएं। इसके अलावा जो गरीब हैं, निर्धन हैं, जो शोषित पीड़ित हैं, उनको खाना खिलाने का काम सभी लोग करें। तो उसी की कड़ी में आज ये भादरा मेरी जन्मभूमि भी है। भारत पूरा कर्म भूमि है और ये भादरा जन्मभूमि है, तो इसलिए भादरा मनाने का ये प्रोग्राम रहा और इसीलिए भादरा मनाया गया। सुखदेव जी, क्योंकि आप पूरे भारत की राजनीति करते हैं और अपने संगठन का विस्तार जो है 20 से अधिक राज्यों में अब तक कर चुके हैं, तो ज़्यादातर मैं आपसे सवाल जो है भारत की राजनीति को केंद्र में रखकर ही पूछूंगा। और सबसे पहले मैं आपसे पूछना चाहूँगा, जिस प्रकार से किसान आंदोलन चल रहा है और बहुत लंबा समय हो गया, 150 से अधिक दिन हो गए, इसको आप किस नज़रिए से देखते हैं? मैं इसको इस नज़रिए से देख रहा हूँ कि सरकार होती है, सरकार का मतलब भगवान, किसानों का भगवान, जो इस देश का प्रधानमंत्री होता है, कृषि मंत्री होता है। जो सरकार होती है वो किसानों की भगवान होती है। किसानों का कर्जा माफ़ करना, किसानों का कर्जा देना, उनको बिजाई के लिए मुआवजा देना या बिजाई के लिए लोन देना या फिर कटाई के समय लोन देना, ये सरकारों के काम होते हैं। पर जितना लंबा ये किसान आंदोलन चला है और जितने किसान भाइयों की वहाँ जाने गई हैं, उसको देखते हुए सरकार के कान पर जूं तक नहीं रेंगी, कीड़ी तक नहीं रेंगी। तो आप समझ सकते हो, मेरे को लग रहा है, मैंने सोशल मीडिया पे देखता रहता हूँ, अभी सोशल मीडिया पर पाबंदियाँ लगनी, बहुत धड़ाधड़ पाबंदियाँ लग रही है। एक से ज़्यादा शेयर नहीं कर सकते, एक से ज़्यादा ग्रुप में नहीं डाल सकते, 5 से ज़्यादा पोस्टें नहीं कर सकते। अगर आप जो सरकार तानाशाही कर रही है, जो अधिकारी तानाशाही कर रहे हो, उसके खिलाफ आप लाइव आओगे, उसके खिलाफ आप जनता के सामने बात रखोगे, तो आपका पेज बंद कर दिया जाएगा, आपकी आईडी उड़ा दी जाएगी, आपकी आईडी को हैंग कर लिया जाएगा। ये काम हो रहे हैं। ये क्यों हो रहे हैं? ये इस ऐसे आंदोलनों को कुचलने के लिए जो लोग विफल हो जाते हैं, जो पहले वादे तो बहुत बड़े बड़े करते हैं और उन वादों को पूरे करने में विफल हो जाते हैं, वो लोग ऐसी पाबंदियां लगाते हैं, वो लोग ऐसी कटौतियां करते हैं। तो मैं आपके माध्यम से बता दूं कि किसान आंदोलन है, ये सरकार के बस की बात नहीं है। सरकार नहीं चला रही है, पूंजीपति लोग चला रहे हैं। सोशल मीडिया पे ये दबे पांव खबर आती है कि अडानी और अंबानी ये सरकार चला रहे हैं। तो आप समझते हो, अडानी ने 500 एकड़, 1 एकड़ में 3.25 बीघा होती है, 3.5 बीघा होती है, तो आप ये आइडिया लगा लो, 500 एकड़ में उन्होंने बड़े बड़े स्टोर, गोदाम बना दिए फसलों के लिए। तो आप कैसे उसको पूरा करोगे? उनके अरबों खरबों रुपए इसमें खर्च हो गए, तो कैसे कानून ये चेंज होगा? जब मैं आपके माध्यम से सरकार से और इस देश की जनता से एक सवाल पूछना चाहता हूँ, मेरी बात रखना चाहता हूँ कि कानून आपने किसानों के लिए बनाया, जब किसान उस कानून को चाहते ही नहीं, तो फिर आप क्यों बना रहे हो ऐसा कानून? इसका मतलब तो उनके ऊपर आप थोप रहे हो। बात आप लोकतंत्र प्रजातंत्र की करते हो। राजाओं को नेता गाली देते हैं, राजा ऐसे हुआ करते थे, राजा ऐसे हुआ करते थे। पर मैंने इतिहास में जाकर के देखा है, मैं अभी पूरे भारत में घूमा हूँ, पूरा भ्रमण किया है,
तो मेरे सामने निकल के आई ये बातें कि राजा अगर अपने क्षेत्र के अंदर जनता के ऊपर लगाते थे तो एक ही टैक्स लगाते थे। आज तो जीएसटी अलग है, टैक्स अलग है। ये एक छोटा सा पेन है, ये खरीदूंगा मैं थोक में, वहाँ जीएसटी अलग है, खुदरा में अलग है, फिर वहाँ से अलग है, फिर यहाँ से अलग है। 10-10 जगह ये टैक्स है, ये जीएसटी है, ये फीएसटी है। भारत के जो मध्यम वर्ग के व्यापारी थे, 25,000 व्यापारी यहाँ से पलायन करके दूसरी कंट्रियों में जा करके एनआरआई बन करके वहाँ की सदस्यता लेकर के वहाँ सेटल हो गए। यहाँ के गुंडा टैक्स से, यहाँ की गुंडा सरकार से डरते हुए। तो मैं ये कह रहा हूँ किसान अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं और मैं तो उनको धन्यवाद देना चाहता हूँ। आज किसानों के नाम पे मैं भी राजनीति कर सकता हूँ, मैं भी आपके सामने बड़ी बड़ी बातें बोल रहा हूँ, और लोग भी बैठ करके बातें बोल रहे हैं, एमपी सांसद विधायक खूब है। पर मैं अब्बे सिंह जी चौटाला जो जननायक किसान नेता स्वर्गीय चौधरी देवीलाल जी के पोते हैं, अब्बे सिंह जी चौटाला, वो एकमात्र ऐसा व्यक्ति है, ऐसा किसान है जिसने किसानों के हित में अपनी विधायकी से इस्तीफा दे दिया। जबकि लोग तो ये ऐसे छोटे मोटे आंदोलन विधायक एमपी बनने के लिए करते हैं। अगर किसान ऐसी कोई बनता है, कहता है हम किसान की लड़ाई लड़ते हैं, हम किसानों के लिए लड़ते हैं, तो ये विधायकी इनसे इस्तीफा दो ना, एमपी पद से इस्तीफा दो, फिर लड़ो मैदान में। तब तो हम माने भी आप किसानों के हित में, किसानों के हितैषी हो। माइक पकड़ के 50,000 लाख 2 लाख इकट्ठे हो गए, उनमें बड़ा बड़ा लच्छेदार भाषण दे करके आ गए, तो ये किसानी ऐसा नहीं होता। मैं आपकी बात काटना चाहूँगा सुखदेव जी, आप बहुत बोले हैं किसान के ऊपर, और एक तरीके से आपने मोदी सरकार को कैटेगरी में खड़ा कर दिया है और सवालिया निशान लगा दिया है। तो क्या मोदी सरकार की बनिस्बत जो 70 साल कांग्रेस ने राज किया है उसको आप बेटर मानते हैं? मैं कांग्रेस को बेटर नहीं मानता, ना मैं बीजेपी को बेटर मानता। मैं तो ये मानता हूँ कांग्रेस गलती करती है तो वहाँ हम जाके बोलते हैं मुर्दाबाद, बीजेपी जहाँ गलती करती है वहाँ जा कर के बोलते हैं मुर्दाबाद। ठीक है, जहाँ कांग्रेस अच्छा काम करती है वहाँ बोलते हैं जिंदाबाद, जहाँ बीजेपी अच्छा काम करती है वहाँ बोलते हैं जिंदाबाद। हम तो जो सरकार की दमनकारी है उनकी नीति के खिलाफ लड़ रहे हैं। आज युवा हैं, सड़कों पर भटक रहे हैं, छोटे छोटे काम थे वो बंद हो गए। कोरोना काल की मार इतनी भयंकर मार है, आप पूछो मत। आज गरीब है वो तो लाइन में लग करके खाना खा सकता है। तो कोरोना काल तो वैश्विक स्तर पर है ना, भारत में नहीं है, खाली वैश्विक स्तर पर है, भारत में नहीं है। पर जो यहाँ की नीतियाँ थी, बंगाल चुनाव कराना ज़रूरी था, आसाम चुनाव करवाना ज़रूरी था, जो उपचुनाव थे वो करवाने ज़रूरी थे। लाखों लोग मर गए, लाशें गंगा नदी में तैरती हुई मिली हैं, शमशान भूमियों में लाइन लगी हुई आप ही मीडिया के लोगों ने दिखाई है, आपके मीडिया के लोगों ने ही लाइनें लगी हुई दिखाई है लाशों की। ये आज तक ऐसी महामारी है साहब, मैंने सिस्टम नहीं देखा। ये कह रहे हैं तीसरी लहर आएगी, चौथी लहर आएगी, 5वीं लहर आएगी, तो इनको पता है भाई ये आएगी, तो उसको रोकने के लिए रोकथाम क्यों नहीं करते? कोई कहता है ये चीन बना करके छोड़ रही है, चीन कर रही है, तो चीन को 5-7 देश एक जगह होकर के सल्टा दो ना। नहीं, आप ये नहीं मानते मोदी सरकार ने जब शासन संभाला था तो उस समय ऑक्सीजन की यहाँ क्या स्थिति थी, कितने प्लांट थे, और वेंटिलेटर की क्या स्थिति थी, आज कितनी है? और आज भारत विश्व में सप्लाई कर रहा है दूसरे देशों को। तो आप नहीं मानते कि मोदी सरकार ने बहुत अथक प्रयास किया है, मेहनत की है और बहुत वर्किंग की है कोरोना काल के दौरान? अरे भारत विदेशों को सप्लाई करता, भारत में पूरी ऑक्सीजन होती, तो ऑक्सीजन की कमी के कारण आदमी क्यों मरे हैं? आपके टीवी चैनलों ने, आपके अखबारों ने दिखाया है। कुछ 5-10 चैनल बिकाऊ चैनल होते हैं, सरकार के चैनल होते हैं, वो मनमर्जी की दिखाए जाते हैं, जनता स्विच ऑन करती है, वही वो देखती है, तो जनता के दिमाग में तो वही बैठेगी ना, ये हो रहा है, बहुत हो रहा है। हम मानते हैं कांग्रेस ने 70 साल राज किया या नहीं किया, बीजेपी राज कर रही है या नहीं कर रही, मैं इस बात पे नहीं जाना चाहता। अब लोग राहुल गांधी है, इन नेताओं की बात कर लो आप, इनमें सबसे ज़्यादा पढ़ा लिखा समझदार राहुल गांधी है, पर उसको सोशल मीडिया पे पप्पू बना के छोड़ दिया। वो कुछ भी सही बात बोलता है तो ही उसकी लोग मजाक उड़ाते हैं। नहीं तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी तो सूट बूट की सरकार, विदेशों में घूमने वाला, क्या क्या बनाया था, लेकिन उसके ऊपर टैग नहीं लगा था, उनके ऊपर टैग नहीं लगा था। यहाँ पप्पू का टैग क्यों लग गया? अरे कहीं ना कहीं कमी नहीं है? अब वो टैग लगने का टाइम आया तभी तो सोशल मीडिया पे रोक लगा रहे हैं ये लोग हैं। अब वो टैग लगने का टाइम आया, 10-10 हज़ार का सूट पहना है तभी तो लोग बोल रहे हैं, नहीं दूसरे के लिए नहीं बोला, किसी और के लिए नहीं बोला।
आज जो ये सरकार है बहुत बढ़िया काम कर रही है, या बढ़िया करेगी, या ऑक्सीजन विदेशों को देगी, या भारत के लोगों को बचाएगी। अब वैक्सीनेशन पे आप देख लो, कह रहे हैं वैक्सीन लगानी बहुत अनिवार्य है। वैक्सीन जिसके लगी हुई नहीं है वो दुकान शॉप नहीं खोलेगा, वैक्सीन लगी हुई नहीं है वो पार्क में घूमने नहीं जाएगा, वैक्सीन लगी हुई नहीं है वो एयरपोर्ट से फ्लाइट में नहीं जाएगा, वैक्सीन लगी हुई नहीं है वो विदेश की यात्रा नहीं कर पाएगा। तो लगाए कहाँ? घर मनती है कि मेरे वैक्सीन में लगा लूँ? वैक्सीन की कमी है, यहाँ कमी है, आज भी कमी है, इस बात को स्वीकार करना पड़ेगा। आप कह रहे हो विदेशों को दे दिया, अरे पहले भारत को तो बचाओ फिर विदेशों को दो। पहले भारत के नागरिक हैं, भारतीय हैं, हमें उनको तो बचाओ। मैं आपकी बात काटूंगा। उस समय भारत में कुछ लोगों ने, विरोधियों ने या विरोधी पार्टियों ने एक प्रकार से एजेंडा चलाया था कि इस वैक्सीन में ये चीज़ मिली है, इसमें ये मिली है और ये मत लगाओ। और उस समय वैक्सीन की उत्पादक क्षमता ज़्यादा हो गई थी और मोदी सरकार ने संभवतः उस समय भारत विदेशों में 84 देशों को वैक्सीन दी थी। आज 38 करोड़ के लगभग भारत में वैक्सीन लगी है। तो क्या इस आंकड़े को आप पर्याप्त नहीं मानते? अरे 38 करोड़ के लग गई तो 38 करोड़ है क्या भारत की जनसंख्या? भारत की जनसंख्या 140 करोड़ के करीब है, उसमें से 40 करोड़ आप बच्चे मान लो, 100 करोड़ तो हैं। 40 करोड़ बच्चे मान लो, 100 करोड़ तो हैं। नेता तो ये बात बोलते ही नहीं, नेता तो 140 करोड़ बोलते हैं। उनको ये पता नहीं बच्चे इस गाइडलाइन में बच्चे नहीं शामिल हैं, वो नहीं बताते इस बात को। मैं बता रहा हूँ, हम ये मान रहे हैं मोदी सरकार ने ऑक्सीजन बहुत दे दी, वैक्सीन बहुत दे दी, पूरे देश को मालोमाल कर दिया। तो ये जीडीपी इस देश की कहाँ जा रही है? कीनिया, नेपाल, उनकी करेंसी भारत के बराबर आ रही है। जो एक 60 70 पैसे का फर्क हुआ करता था, आप ज़मीनी स्तर पर जाके देखो ना। आज भारत और कहाँ भारत था? नेपाल कह रहा है भारत को मदद करूँगा। पाकिस्तान कहाँ था? क्या पाकिस्तान कह रहा है मैं भारत को मदद करूँगा। कीनिया क्या था? आज कीनिया की करेंसी देखो, भारत की करेंसी देखो, नेपाल की करेंसी देखो, भारत की करेंसी देखो। कांग्रेस कुछ भी होगी, कांग्रेस धाप करके गलत होगी, कांग्रेस की नीतियां गलत होगी, पर जो आज हो रहा है वो उस समय नहीं हुआ। आज एयरपोर्ट सारे बेच दिए। ये अडानी अंबानी क्यों लेते हैं? और कोई देश का उद्योगपति मर गया क्या, उनको क्यों नहीं देते ये लोग? आज देश का एयरपोर्ट बेच दिया, देश की रेलवे बेच दी, देश की एयरलाइंस बेच दी, देश की LIC बिकने के कगार पे खड़ी है। सब चीज़ आपने बेच दी, प्राइवेट सेक्टर में दे दी, लाल किला तक दे दिया आपने। जिस लाल किले की बात की जाती है किसान आंदोलन में, उस लाल किले का टारगेट बनाया गया, उस लाल किले तक को आपने बेच दिया। तो भारत में रहा क्या? फिर सरकार क्यों? सरकार को ही बेच दो, कह दो भाई अडानी और अंबानी के गिरवी धर दी। जब आप सारे चीज़ प्राइवेट सेक्टर में दे रहे हो तो सरकार किस चीज़ की है? सरकार किस चीज़ की? फिर सरकार वो होती है जनता को संभाले, भूखा पेट है उसको खाना खिलाए, युवाओं को रोजगार दे, किसानों को फसल दे, फसली ऋण दे। आज यहाँ का किसान रो रहा है। आज प्रधानमंत्री योजना के आधार पर भादरा के अंदर करोड़ों रुपए आए, कहाँ गए वो? 14 गांव बिरानी थे, उनके करोड़ों रुपए, उनका बीमा किसने करवाया, किसने पैसे खाए, आज तक बात नहीं खुली। यहाँ के विधायक, भादरा के विधायक तो बहुत बड़े किसान नेता हैं, वो तो किसानों के सिवा किसी की बात ही नहीं करते। पहली बात, किसानों के नाम पे वो इस्तीफा दे। दूसरी बात, ये इतना बड़ा घोटाला हुआ है, वो 24 घंटे के अंदर चेयरमैनों को हटा देते हैं। 24 घंटे में, आज से पहले भी कभी चेयरमैन हटा गया। फैक्स से, यहाँ से फैक्स कलेक्टर को, कलेक्टर का फैक्स CO को, CO का फैक्स जयपुर से फैक्स का 24 घंटे में चेयरमैनी का पद। ऐसे होता है क्या? और लोगों को धमकियां देता है। कल एक बिजली विभाग का जयन कह रहा था, बोले भाई साहब मुझे कह रहा है नौकरी खा जाऊंगा। एक वाटर वर्क्स के AN को धमका रहा था, बोले नौकरी खा जाऊंगा। किस चीज़ की नौकरी खा जाएगा? कितने भादरा के युवाओं को इसने नौकरी दिला दी? ये कहना अलग बात है और धरातल पर करना अलग बात है। तो मेरा कहने का मतलब ये है, सारा सौदा भारत का प्राइवेट सेक्टर की तरफ धकेल दिया, सारे देश को बेच दिया। अब क्या बेचोगे? नहीं, एक सवाल मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आपकी बात काट रहा हूँ, अभी चाहूँगा मैं। लेकिन क्या अडानी और अंबानी के अलावा अन्य उद्योगपतियों को भी कुछ ठेके दे दिए जाए तो व्यवस्था सुधर जाएगी? सुधर नहीं जाएगी। जो टारगेट बने हुए हैं, जो लोग कहते हैं अडानी अंबानी की सरकार है, ये आपका मीडिया कहता है, सोशल मीडिया पे दबी जुबानें ये बातें आती है। मैं राजनीति के ज़्यादा पचड़े में पड़ना ही नहीं चाहता, मैं तो सामाजिक नेता हूँ, सामाजिक बातें करता हूँ। पर आपने मेरे को अंदर से कुरेदा है,
तो पूरे भारत में घूमता हूँ, तो मेरे को पता है ना कहाँ क्या हो रहा है, ये तो मेरे को पता ही है। इसलिए मैंने ये मेरी बातें आपके सामने रख दी। ये किसी को बहुत कड़वी लगेगी और किसी को बहुत अच्छी भी लगेंगी। आप कांग्रेस को भी नहीं छोड़ते और भाजपा को भी नहीं छोड़ते हैं और इतना बड़ा संगठन बना लिया, क्या आप अपने संगठन को एक राजनीतिक संगठन के रूप में स्थापित कर रहे हैं? अगर आपकी ये इच्छा है कि राजनीतिक संगठन बने तो हम बनाने के लिए तैयार हैं। अगर ये सरकारें नहीं सुधरेगी, इनकी नीतियाँ नहीं सुधरेगी, ऐसे ही प्राइवेट सेक्टर में बेचते रहेंगे, लोग मर मर के जिनको शमशान भूमि में अंतिम संस्कार के लिए, कब्रिस्तान में अंतिम कब्र के लिए इंतज़ार करना पड़े, उस देश की राजनीति को मिटाने के लिए हमेशा युवाओं ने नारा दिया है इनकलाब, और उस इनकलाब की जरूरत पड़ी तो हम देंगे। अरे सरकार कहाँ सुनती है? सरकार के एजेंडे में था कि जब हम पावर में आएंगे, जब हम इस आरक्षण की व्यवस्था को आर्थिक आधार पे कर देंगे, कर दिया इन्होंने। हमने नाक में नकेल डाल के सवर्ण 10% आर्थिक आधार पर आरक्षण सवर्णों के लिए लिया है, नाक में नकेल डाल के। सरकार देती तो दे देती ना। आज उसमें भी राजस्थान में मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ गहलोत साहब का, जननायक नेता का, जिन्होंने मकान जमीन प्लाट की शर्त थी EWS आरक्षण में, वो हटा दी। तो ये बीजेपी शासित प्रदेश है, उनमें क्यों नहीं हटाई जा रही? उनमें क्यों नहीं हटाई जा रही? आप मकान जमीन प्लाट का कैसे करोगे? आज दिल्ली का एक प्लाट है वो 50 करोड़ का बिकता है, 100 बाई 100 का। और यहाँ 50 करोड़ में एक पूरे गांव की ज़मीन खरीद लो, चाहे गांव की रोई बोलते हैं, वो पूरी खरीद लो। तो आप कैसे ज़मीन मकान प्लाट का करोगे? क्राइटेरिया कैसे बढ़ाओगे? तो अशोक गहलोत साहब ने EWS के अंदर 8 लाख रुपए से गरीब जो जनता है, गरीबी रेखा से नीचे जीने वाले, उन सबको आरक्षण EWS का देने का फ़ायदा दे रहे। तो भाजपा शासित प्रदेशों में ये क्यों नहीं? हम बहुत जल्दी जंतर मंतर पर मंत्र पढ़ने आ रहे हैं। सरकार को बता देना, या तो भाजपा शासित प्रदेशों के अंदर EWS आरक्षण में ज़मीन मकान प्लाट की शर्तें हैं वो हटा दें, या फिर आरक्षण शकल देख देख के दिया जाता है क्या? जब अन्य जिनको आरक्षण दे रखा है हमें कोई आपत्ति नहीं, उनको और दो, पर उनके लिए आयोग बना रखे हैं तो EWS के लिए भी आयोग बनना चाहिए। उनको जो जितनी फैसिलिटी वजीफ़ा वगैरह दी जाती है, फीस में छूट, वो EWS वालों को भी दी जाए। EWS को भर्तियों में, आयु में अन्य को छूट दे रखी है तो इनको भी देनी चाहिए, क्यों नहीं? ये सरकार की दोखली नीति है और दोखली नीति को सही करने के लिए ही करनी सेना का जन्म हुआ है इस देश के अंदर, और हम करेंगे। दादा मैं आपकी बात काटूंगा। हर एक नेता का सपना होता है, एक लक्ष्य, एक टारगेट होता है कि वो या तो विधायक बने, विधानसभा में जाए, सांसद बने, दिल्ली संसद में बैठे और अपने कार्यकर्ताओं की, जनता की मांग को पुरजोर उठाए और सरकार के सामने पटल पर रखे। तो क्या आपका कोई सपना अलग है या आप इसमें नहीं जाना चाहते? विधायक एक विधानसभा में सीमित होता है। हमने सरकारें पलटी है, विधायक नहीं, हमने सरकारें पलटी है, तभी तो 10% आरक्षण मिला है। आज का युवा सरकार पलटने का मादा रखता है, इसलिए तो ये 10% आरक्षण मिला EWS का, नहीं कहाँ मिल रहा था। तो हम एक विधानसभा में मैं चुनाव लड़ लूँगा, मान लो जनता ने मुझे जिता दिया या हरा दिया, वो तो आगे की बात है, तो मैं एक विधानसभा का बंद के रह गया। आज 22 स्टेट के अंदर करनी सेना की टीम बन चुकी है और आगे विस्तार चल रहा है, नवीनीकरण भी हो रहा है। तो हम एक जगह बंधना नहीं चाहते। ये पिछला चुनाव जो अभी गया है, इसके अंदर मुझे टिकट देने के लिए प्रयास किए गए, मुझे पार्टी ज्वाइन कराने के भी प्रयास किए गए, तो मैंने कहा मैं सामाजिक तौर तरीके पर सही हूँ, चुनाव मुझे इस साल नहीं लड़ना। और चुनाव जब लड़ना होगा तो करनी सेना प्लेटफार्म है ना। दादा लाखों कार्यकर्ता का एक उत्सुकता भी है सब में, और जानना भी चाहते हैं कि सुखदेव दादा कभी चुनाव लड़े हैं क्या? हाँ, चुनाव लड़ा हूँ मैं भादरा विधानसभा क्षेत्र से BSP के निशान पर, और यहाँ 34,000 वोट लिए हैं। पहली बार जब मैं जेल से बाहर आया था उस समय भादरा से चुनाव लड़ा। नहीं, आगे लड़ेंगे क्या आप चुनाव? आगे लड़ने की अभी मैं कुछ नहीं कह सकता, मैं वर्तमान की बात कर रहा हूँ, भविष्य की बात नहीं कर सकता। सरकारों का रवैया सही नहीं रहेगा। सरकारें अगर हमें इसी तरह दबाने का, कुचलने का काम करेगी तो हो सकता है चुनाव लड़ना पड़ा तो चुनाव भी लड़ेंगे। सुखदेव सिंह अकेला क्या, सुखदेव सिंह पूरे हर प्रदेश में चुनाव लड़ा देंगे, पूरे भारत में टीम हमारे पास। दादा आप
विवादों में रहते हैं। भारत की राजनीति में सबसे ज़्यादा आप विवादों में रह रहे हैं, जैसे ओवैसी साहब भी है, या राजस्थान में अगर हनुमान बेनीवाल को भी देखें, या और भी ऐसे कई नेता हैं, उन्होंने अपनी पार्टियां भी बनाई हुई है। आपने भी कभी लाल चौक पर तिरंगा फहराकर विवाद उत्पन्न किया है, एक प्रकार से ये अच्छा काम है देश के लिए। और कभी फिल्मी दुनिया वालों को, फिल्मकारों को बांड की संज्ञा देकर आपने विवाद मोल लिया, और कभी आप पर एक किसी चैनल द्वारा 100 करोड़ का आरोप लगता है। तो दादा, आप इन विवादों से कब निकलेंगे, और इन विवादों से आप क्या मोदी सरकार का या फिर किसी स्टेट का, किसी सरकारों का ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं? क्या मनसा है आपकी? ध्यान आकर्षित सरकारों का 100% ही रहता है। हमारे पेज पर नज़र रहती है, हमारे पर नज़र रहती है, हमारे फ़ोन सर्विलेंस पे लगे हुए रहते हैं, हमारी हर बात को सुना जाता है, हर बात को रिकॉर्ड किया जाता है। हम हमारी बात बढ़ने के लिए हम लेटर भी भेजते हैं सरकारों के पास, ज्ञापन भी देते हैं, सारे काम करते हैं हम। सरकारें हमें टारगेट पर रखती है और रखेगी भी, क्योंकि हम सरकारों की कमियां हैं, उन कमियों को जनता के सामने ले जाते हैं और जिंदाबाद मुर्दाबाद करते हैं, इसलिए हम टारगेट पर हैं। आज फिल्मी भांड है, वो सही दिखाओ ना, इतिहास के साथ छेड़छाड़ मत करो, हमें कोई आपत्ति नहीं। इन फिल्मों के अंदर मेरे को एक बात बताओ, ब्राह्मण को मंदिर में लड़की को छेड़ते हुए दिखाया जाता है, बनिए को दुकान के अंदर गोदाम में लड़की को छेड़ते हुए दिखाया जाता है, ठाकुरों को अमरीशपुरी गुलशन ग्रोवर बना करके उनकी ज़मीन छीनते हुए, कूटते हुए दिखाया जाता है। अरे ज़मीनें कहाँ थी? ज़मीनें तो सीलिंग एक्ट में मान लो ठाकुरों की दान की हुई मान लो, बाद में दी है ज़मीनें। तो कौन सा ऐसा राजा था जिसने इनको कूट पीट के किसी से ज़मीन छीनी हो? एक भी बताओ मेरे को उदाहरण। छीनी नहीं, इन्होंने तो डोली के रूप में, गोचर के रूप में, वन विभाग के रूप में लाखों बीघा ज़मीनें इस देश को सिलेंडर की है। तो क्या इसके पीछे कोई एजेंडा है फिल्म दुनिया वालों का? फिल्मी दुनिया वालों का एजेंडा है, पहले इनका एजेंडा था हिंदुत्व को ख़त्म करना, तो अब हिंदुत्व तो भारत के अंदर रहा नहीं। मोहन भागवत जी जो आरएसएस के अध्यक्ष हैं, उनका बयान आपने 5-10 दिन पहले सुना होगा। उन्होंने क्या कहा? तो मैं तो सर्टिफिकेट किसी को देता नहीं कि मुस्लिम सर्वश्रेष्ठ है या हिंदू सर्वश्रेष्ठ है। मैं तो जो मैं हिंदू मेरे आगे लगाता था वो हटा लिया। मैं मेरे जो सुखदेव सिंह गोगामेडी हिंदू राष्ट्र की मांग करता था, तो हिंदू शब्द मैंने तो मेरे से आगे से हटवा लिया। जब आरएसएस के मोहन भागवत, जब मेरा जन्म नहीं हुआ तब से ही आरएसएस के लोग लगे हुए हैं हिंदू राष्ट्र की स्थापना के लिए। वो लोग ऐसा स्टेटमेंट दें हिंदुत्व को ख़त्म करने वाला, तो फिर हिंदुत्व भारत में कहाँ रह गया? मैंने तो सुखदेव सिंह गोगामेडी हिंदू लगाना हटा दिया। हिंदू नहीं लगाऊंगा मैं, सनातनी लगाऊंगा। मैं सनातनी हूँ, सनातनी हूँ। सुखदेव सिंह गोगामेडी सनातनी है और रहेगा। दादा, एक सवाल मेरा ये है, जिस प्रकार से महाराष्ट्र में शिवसेना खत्म हुई है, एक प्रकार से कांग्रेस के साथ समझौते में जाके उनके साथ सरकार में शामिल होकर, और ऐसे जैसे राम मंदिर का मुद्दा था, वहाँ भी करनी शिवसेना का जो बयान है वो एंगेस्ट आए, तो क्या करनी सेना, आपकी राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना